नमस्ते बेटा। पहले पार्ट में हमने क्या देखा? दादी माँ के महिमा के बारे में देखा। मैंने बोला लेखक के दादी माँ ने क्या क्या किया जैसा, इसी तरह आपका दादी माँ भी क्या क्या किया जैसा आपने सोचा हुआ होगा, है ना। बहुत मज़ा आएगा दादी माँ के पास, ऐसा दादा दादी के पास शेयर करते समय। ओके, चलिए तीसरा लेसन, हिमालय की बेटियाँ। हिमालय पहाड़, हिमालय को पिताजी के रूप में, और जो बेटियां इनसे ऊपर से, जो हिमालय के ऊपर से नीचे आने वाली गंगा यमुना, ये सब नदियों को बेटियां जैसा इसमें लेखक ने बोलते हैं। ओके, इसके बारे में, वो नदियों के बारे में और हिमालय के पहाड़ के बारे में इसमें बताते हैं। इनके लेखक हैं श्री नागार्जुन। ओके, लेखक ने क्या बताते हैं इस पाठ में देखेंगे। आइए, इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। जो हिमालय माउंटेन से नीचे आने वाली कई नदियों के बारे में जानकारी देते हैं लेखक ने। इसके बारे में वो कौन कौन सा नदियाँ आता है इसके ऊपर से ये नदियों के बारे में बताते हैं। हिमालय மவுண்டன்லேருந்து என்ன ரிவர்ஸ்லாம் கீழே வருதோ அதை பற்றி சொல்கிறாரு இந்த लेखक। हिमालय की शिराओं में निकलती हुई वे कैसे अपना रूप परिवर्तन करती है, यही लेखक ने दर्शाया है। इसमें क्या इम्पोर्टेंस से बताते हैं लेखक ने, जो हिमालय के ऊपर से, शिरा, शिरा का मतलब ऊपर, हिमालय से ऊपर से सिर के समान, ऊपर को सिर बोलते हैं। ओके, ऊपर से आने वाली वो नदियाँ ऊपर से आते समय कैसे आता है, फिर नीचे आने के बाद कैसे परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब है चेंजेस, क्या चेंजेस होकर आता है, इसके बारे में बताते हैं इसमें लेखक ने। लेखक जब दूर से हिमालय की गोदी से निकलती नदियों को देखता था, हिमालय से निकलने वाले नदियों को दूर से देखते हैं लेखक ने। ओके, அந்த ஹிமாலய மவுண்டன்லேருந்து வர நதி ரிவர்ஸ் எல்லாம் தூரக்கேந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு இந்த लेखक। तो उन्हें बहुत सुंदर प्रतीत होती थी। कैसे लग रहा है ये ऊपर से आते समय? हम भी ऐसा पिकनिक वगैरह जैसा जाते समय जो बहुत दूर से देखते समय कैसे होगा, जो वो नदियाँ ऊपर से निकलते समय कितना शोर मचाकर और बहुत कोलाहल से, बहुत खुशी के साथ आप लोग कैसे खुश होते हैं, इसी तरह वो नदियाँ भी ऊपर से आते समय कितना शोर से, कितना कोलाहल से नीचे आती है। लेकिन नीचे आने के बाद इसका रूप कैसे बदलती है ना, इसके बारे में बताते हैं इसमें। उनका स्वरूप एकदम गंभीर, शांत और अपने आप में मस्त दिखाई देता था। वो ऊपर से आते समय, वो नदियाँ हिमालय से ऊपर आते समय कितना स्पीड से आता है ना, कितना गंभीर से। आप भी कई वाटरफॉल्स को देखा हुआ होगा, है ना। वाटरफॉल्स को देखते समय ऊपर से, माउंटेन से नीचे आते समय, जो बीच का पार्ट में से आते समय कितना शोर मचाकर और गंभीर से आता है। जो कुट्रालम जैसा होता है ना, कुट्रालम अरवी आपने देखा हुआ होगा, है ना। इसी तरह वो कितना मस्त से, ரொம்ப குஷியா, मस्त का मतलब है खुशी, ரொம்ப சந்தோஷமா வரும் மேலேந்து வரும் பொழுதே। श्रेष्ठ महिला की भांति दिखती थी। वो कैसे दिखाई देती थी? ஒரு அழகான லேடி மாதிரி இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு। श्रेष्ठ महिला, बहुत सुंदर लेडी की तरह दिखाई पड़ती थी वो नदी ने। क्यों यहाँ नदी को महिला बोलते हैं? रिवर्स को माता ही बोलते हैं ना, गंगा नद ये सब माता बोलते हैं, है ना, लेडीज मदर है। लेखक के मन में उनके प्रति बहुत आदर और श्रद्धा का भाव था। அதை பார்க்கும் பொழுது उनके, उसको देखते समय, वो नदियों को देखते समय
लेखक के मन में अर्थात लेखकोட मनசுல उसके प्रति वो नदियों के ऊपर एक श्रद्धा आया था और मर्यादा और बड़े लोगों को देखते समय कैसे आपने रिस्पेक्ट देते हैं इसी तरह रिस्पेक्ट आया था लेखक के मन को। ओके, जब वो उनमें डुबकियां लगाता है तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो जैसा ऊपर से माउंटेन से हिमालय से आता है ना, वो आती है ना वो नदी, तभी वो कैसी दिखती है लेखक को। அது மலை மேலேருந்து வரும்பொழுது लेखक என்ன மனசில் தோணுது பாரு, माँ दादी मौसी या मामी की गोदी में खेल रहा हो। அது எப்படி தெரியுதுன்னாக்க, நீங்கள்லாம் எப்படி உங்கள் माँ के गोदी में, गोदी का मतलब लैप, மடி, உங்கள் அம்மா மடியிலையும் உங்களோட தாதி கிராண்ட்மா ஓட மடியிலையும் और मौसी आंटी ஆன்ட்டியோட மடியிலையும் और மாமி की गोद में, மாமி இவங்க மடியிலலாம் நீ எப்படி தவழ்ந்து விளையாடுவியோ அதே மாதிரி இந்த மவுண்டன் வந்து மவுண்டன் மேலேருந்து வர இந்த நதிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த लेखक। नदियों के साथ लेखक की आत्मीय भावना जुड़ी थी, அதே மாதிரி தன்னையும் ஃபீல் பண்ணுறாரு அந்த लेखक। ओके, समझ में आया हुआ बेटा आपको? ओके, आगे देखेंगे। वर्षा तक, बहुत वर्षों तक लेखक नदियों को काफ़ी दूर से देखता रहा। ரொம்ப வருஷம் வரைக்கும் ये तो लेखक ने दूर से ही देखा ये नदियों को। लेकिन एक बार हिमालय की काफ़ी चढ़ाई चढ़ा तो उसे नदियों को बदला हुआ आकर्षक रूप देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अवसर का मतलब है चांस। இவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது, என்னன்னா எப்போதுமே இவர் நதியை தூரக்கேன்னு தான் பார்த்துருப்பாரு. ஆனால் அன்றைக்கின்னு பார்த்தனாக்க கொஞ்ச நாள் வருஷம் கழிச்சு இவர் மவுண்டனில் கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் ஏறத்துக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது. அப்போ ஓ நதியோங்கா பதல்தா ஹுவா ஆக்கர்ஷக், அங்கேருந்து வரும்பொழுது அது எப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது, மேலேருந்து வரும்போது எப்படி வருது, கீழே வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, அதோட ஆக்காரமான ரூப், அதோட அந்த ஸ்பீடு எல்லாம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குற சான்ஸ் கிடச்சிது। उसे बहुत हैरानी थी, ரொம்ப ஆச்சரியம்। हैरान का मतलब है शॉक, जैसा ஷாக்குங்கிறதோட ஆச்சரிய का मतलब बहुत என்னது சொல்கிறது, ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார்। पर्वतों के मध्य तो गंगा यमुना सतलुज कितनी दुबली पतली दिखती है। वो तो ऊपर से देखते समय, वो नदियों ने मध्य से देखते समय, जो माउंटेन से आते समय, மேலே மவுண்டனில் ஏறி பார்க்கும் பொழுது இந்த रिवर्स எப்படி இருந்துச்சு, रिवर्स नेम गंगा यमुना सतलुज ये सब बहुत दुबली पतली था, ரொம்ப லீனாக இருந்துச்சு, ஒல்லியாக இருந்தது। ओके, लेकिन समतल दरातल में पहुँचते समय, दरातल माने मैदान, ஆனால் இந்த ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற இடத்துக்கு கீழே வந்த உடனே கித்தனா விஷால் ரூப்பு பதல் ஜாத்தி ஹே, எவ்வளோ பெருசாக அகலமாக ஆயிடுச்சு இந்த ரிவர்ஸ்। மவுண்டன்லேருந்து வரும்போது, ஹிமாலய மவுண்டன்லேருந்து வரும்பொழுது அப்படியே பத்தலாவாக இருக்குது, தின்னாக இருக்குது அந்த ரிவர்ஸ் எல்லாம்। ஆனால் கீழே பூமிக்கு வந்த உடனே சமத்தல்மே ஆத்தே சமயம் கங்கா யமுனா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது, காவேரி இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இந்த நதியெல்லாம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த लेखक। इनका उछलना कूदना खिलखिलाना भाव भंगिमाएँ बनाना और उल्लास सब समाप्त हो जाता है। मैंने पहले बोला है ना, ये ऊपर से आते समय कितना गंभीर के साथ, कितना शोर के साथ आया था। அதாவது மேலேந்து வரும்பொழுது எவ்வளோ சத்தத்தோடு நல்லா கம்பீரமாக ஃபோர்ஸாக நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வரும், ஸ்பீடாக மேலேந்து வரும்। ஆனால் கீழே வந்தோடனே அப்படியே ஃபுல்லாக எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு। கீழே வந்தோடனே அவ்வளோ ஜோராக இருக்கிற சத்தம்லாம் கேட்குது। இப்போ இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் மேலேருந்து வரும்போது உஸ்ஸுன்னு ஒரு மாதிரி சத்தம் கேட்கும் இல்லையா, ஆனால் கீழே சமதல், அது சமதல்னாக்கா ஈக்குவல் பிளேஸ், அந்த மாதிரி வரும்பொழுது இந்த நதிலாம் அப்படியே ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டே போகுமே தவிர அவ்வளோ சவுண்டு இருக்காது இல்லையா। இப்போ இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, வேவ்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சவுண்டு இருக்கும், தூரக்கேந்து வரும்பொழுது ரொம்ப சவுண்டோடு வரும் அந்த வேவ்ஸு சீல। கிட்டக்க வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்க
அப்படியே ஈக்குவலாக ஆனவுடனே சவுண்டெல்லாம் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும்ல. அதே மாதிரி பார்த்தோன்னே இந்த நதியெலாம் எவ்வளோ கம்பீரமாக இருந்துச்சு நம்ம மேலே பார்க்கும் பொழுது. ஆனால் இது ஈக்குவல் பிளேஸில் வந்தோடனே எவ்வளோ அப்படியே சமாதானமாக ஆயிடுச்சு. அதாவது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. மேலேருந்து வரும்போது அப்படியே ஒல்லியாக இருந்தது, தின்னாக இருந்தது. ஆனால் கீழே ஈக்குவல் பிளேஸுக்கு வந்தோடனே எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இந்த ரிவர்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு ஒரே ஆச்சரியம் வந்தேன் लेखक इनका उछलना कूदना किलकिलाना ये सब समाप्त हो जाता है. இந்த சவுண்டெல்லாம் இங்கே வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது. अर्थात जब नदियों पहाड़ों से निकलती है तो जल की धाराओं के रूप में तेजी से बहकर और खूब शोर करके अनेक स्वरूप बदलकर उत्साह से परिपूर्ण आगे बढ़ती है. அப்போ இங்கே பார்த்தேன்னாக்கா மேலேந்து வரும்பொழுது எவ்வளோ நல்லா साउंडोட गंभीरता के साथ और शोर करके, शोर का मतलब आवाज़ साउंड ரொம்ப சவுண்டோட வரும். அநேக ஆனால் கீழே வரும்போது அநேக ஸ்வரூப் பதல்கர் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. எல்லா அதோட அந்த வடிவமே என்னாச்சு, சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. உற்சாக சே பரிபூர்ண ஆகே படுத்தி ஹை. அப்போ ரொம்ப ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிட்டு இது முன்னாடி வந்துட்டுருக்குது. बिल्कुल अलगढ़ बाला की भांति प्रतीत होती है, लेकिन मैदानों में आते ही विशाल और शांत रूप में बहने लगती है. ஆனால் இது ஃபுல்லாகவே இப்போ மாறிடுச்சு. ஏன்னா அதோட ஃபுல் இதுவும் மாறி, அதோட ஃபுல் ஷேப்பும் மாறி, அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் மாறி நல்லா பெருசாக, விஷால் அப்படின்னாக்கா பெருசாக அப்படின்னு அர்த்தம். விஷால் ரூப்புமே பகுனே லகத்தி ஹை. அடே பகுனானாக்க டு ஃப்ளோ, பெருக்கெடுத்து போகிறது. அப்போ தன்னோட அந்த பெரிய ரூப்பெல்லாம் மாறி, இப்போ அதான் பெருசாக மாறி நதி கீழே ஃப்ளோருக்கு வந்தோடனே நல்லா பெருசாக விசாலமாக இருக்கும்ல. விஷால்னா விசால் படா, பெருசாகி அப்படியே பகுக்கர் ஜாத்தியே அப்படியே பெருக்கெடுத்து போயிட்டுருக்கு. लेखक को लगता है कि कोई सुंदर कन्या एक कली या इतना आकर्षित नहीं करती. அப்போ லேखक என்ன சொல்கிறாரு, किसी सुंदर कन्या को देखते समय, ஒரு அழகான லேடியை பார்க்கும் பொழுதோ இல்லை இத்தனா एक कली को देखते समय பட்ஸ், அதெல்லாம் அந்த இதில் இருக்கும்போது, செடியில் இருக்கும்போது அந்த பட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும், அந்த மொட்டு, அதை பார்க்குறத அந்த அழகெல்லாம் விட இந்த நதி மேலேந்து வந்து கீழே ஈக்குவலான பிளேஸில் பெருக்கெடுத்து போகும் பொழுது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, அந்த அட்ராக்ஷன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த அழகான லேடியை பார்க்குற அட்ராக்ஷனை விட இந்த மாதிரி கீழே பெருசாக போகிற நதியோட அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படி சொல்கிறாரு. लेखक को यह समझ नहीं आता कि निरंतर शांत स्वरूप में आगे बढ़ती नदियाँ को लक्ष्य क्या है. இந்த மாதிரி மேலேந்து வந்து கீழே பெருசாக ஓடுது இல்லை, இத்தனா படா ஹோக்கர் பகுத்தி ஹை, இவ்வளோ அழகாக பெருக்கெடுத்து ஓடுது கீழே வந்து. इसका लक्ष्य क्या है, इसका एम क्या है, ஏன் இது மேலேந்து கீழே வந்து இவ்வளோ பெருசாக இங்கே கீழே போகணும், इसका एम क्या है, ये नदियों का एम क्या है. किससे मिलने की चाह में आगे की ओर बढ़ती जा रही है. யாரை பார்க்கறதுக்காக, மில்னானாக்க டு சி, யாரை பார்க்கறதுக்காக இந்த நதி இப்படி ஓடுது அப்படின்னு கேட்குறாரு. अपार प्रेम करने वाले पिता हिमालय को छोड़कर, ரொம்ப பாசமாக இருக்கிற அந்த மவுண்டனை விட்டுட்டு हिमालय को पिता के रूप में कंपेयर करते हैं. हिमालय यहाँ पिता है, ओके. ये नदियाँ बेटी है, ओके, बेटियाँ हैं. ये नदियों ने बेटियाँ हैं. ये हिमालय जैसा पिता को छोड़कर प्रेम भरा पिता को छोड़कर ये बेटियों ने कहाँ जाती है, इसका लक्ष्य क्या है. இந்த அப்பா மாதிரி இருக்கிற இந்த ஹிமாலயை விட்டுட்டு, ஹிமாலய மவுண்டனை விட்டுட்டு யாரை பார்க்கறதுக்காக இந்த நதியெல்லாம் ஓடிட்டு இருக்குது. किसका प्रेम पाना चाहती है. हिमालय पिता तो बहुत प्रेम से देखेंगे, हाथ पकड़कर जाएंगे ना. जो हिमालय के ऊपर वो आती है ना नदी, इसलिए वो हिमालय पिता जैसा है, पकड़ने की तरह होता है. जो पिता ने हाथ पकड़कर जाने की तरह हिमालय पकड़कर रहता है नदियों को, लेकिन इसे छोड़कर वो कहाँ जाती है ऐसा, ओके. फिर जिस प्रकार बेटियां ससुराल
जाने की समय समय के मायके की चीज़ जिसे प्रेम करती है ये तो क्या करती है जैसा जो शादी होकर बेटियों ने क्या करेंगे अपना मायके घर जाते हैं ना तभी उसे मायके घर में जो प्रेम छोड़कर जाएंगे ना मायके घर ना का पुरंद वीड ससुराल ना मदर इन लॉ वीड ओके ससुराल के घर जाते समय जो मायके के हर प्रेम को ये प्रेम करती है அப்போ ஒருத்தவங்களோட அன்பையும் நினச்சி பார்ப்பாங்கல்ல இப்போ உங்கள் வீட்டிலே மேரேஜ் ஆகிட்டு போகும்பொழுது உங்கள் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட பாசத்தெல்லாம் நினச்சி பார்ப்பாங்கல்ல इसी तरह ये नदियों ने क्या करते हैं हिमालय जैसा अपना घर को छोड़कर ये कहाँ जाती है ससुराल के घर कहाँ जाती है खुशी खुशी छोड़कर जाती है अपना खुशियों को अपना हैप्पी को छोड़कर जाती है उसी प्रकार ये हिमालय की बेटियां भी बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों जैसा आपके घर में कई रिलेशंस होते हैं ना फादर मदर ब्रदर जैसा आंटी वगैरह अंकल वगैरह ये सब रिलेशन होंगे ना आपके घर में ये प्रेम को छोड़कर आपके सिस्टर ने अपना ससुराल के घर जाते हैं इवंग பாசத்தெல்லாம் விட்டுட்டு பிறந்த விட்டு பாச இவங்க பாசத்தெல்லாம் நினச்சிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தன்னோட मदर इन लॉ வீட்டுக்கு போவாங்கல்ல इसी तरह हिमालय यहाँ पिताजी है और इनके जो नदियों को प्रेम करने वाली रिलेशन कौन कौन है पहाड़ियाँ वहाँ के पहाड़ और पौधे से भरपूर घाटियाँ वैलीस எல்லாமே அப்படியே எல்லாத்தையும் ஃபோர்ஸாக தள்ளிக்கிட்டு தானே வரும் எல்லாத்தையும் அதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க घाटियाँ और गहरी गुफाएं केव्स हरी भरी घाटियाँ जैसा बहुत ग्रीन ग्रास जैसा होने वाली ये वैलीज ये सब को छोड़कर ये समुद्र की ओर बढ़ जाती है कहाँ मिल जाता है जहाँ लास्ट में जाकर यहाँ समुद्र तो ससुराल के घर है ओके जैसा मदर इन लॉ வீடு அந்த सी அப்போ இது என்ன செய்யுது अपना हिमालय का जैसा अपना घर को छोड़कर समुद्र जैसा ससुराल के घर में जाकर मिल जाती है ये बेटियों ने नदियों ने कुछ आगे बढ़कर देवदार चीड़ सरो चिनार सफ़ेदा कैल के जंगलों में जाकर उन्हें अवश्य अपना बचपन की याद आती होगी वहाँ जाकर इतना नदियों को देखते समय जैसे जंगलों में जाकर ऐसे जाते समय अपना बचपन की याद आती है जैसे अपना चाइल्डहुड का याद आती है आप लोगों को भी ऐसा करेंगे ना किसी हॉस्टल में रहते समय आपका घर की याद आएगा है ना इसी तरह आपके सिस्टर के मैरिज होकर ये अपना ससुराल के घर जाने के बाद वो अपना घर के याद आकर वो सोच कर रखेंगे ना इसी तरह वहाँ के पहाड़ों को देखते समय ऐसा अपने बचपन की याद आती है ये नदियों को घर का बड़ा बूढ़ा अपनी संतान की फिक्र करती है उसी तरह हिमालय भी अपनी बेटियों के लिए चिंतित होता होगा इसी तरह कैसे अपने माँ बाप ने चिंता के साथ रखेंगे आप भी चिंता के साथ रखेंगे ना वो आपकी सिस्टर वगैरह वहाँ ससुराल के घर जाने के बाद உங்கள் அக்காலாம் அவங்களோட மதர் இன்லா வீட்டுக்கு போனோடனே அவங்களுக்கும் உங்கள் வீட்டு ஞாபகம் வரும் உங்களுக்கும் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவங்கள பற்றி ஞாபகம் வரும் இல்லையா इसी तरह हिमालय को भी ये नदियों को जैसा अपना बेटी जैसा ये नदियों को याद आती है नदियों के चले जाने के बाद पूरे उत्तर में निस्तब्धता जाती है पूरा नदियों नीचे उतरने के बाद देखेंगे तो बहुत साइलेंट से रहता है सिंधु ब्रह्मपुत्र दो ऐसी महानदियाँ हैं जो हिमालय की हृदय की बर्फ़ की पिघली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती है और निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती है सिंधु जैसा सिंध है ना ऐसा सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये सब महान नदी है ना बड़ा रिवर है ये तो
ये हिमालय की हृदय की बर्फ से पिघलती हुई बूंदों को, ऐसा इसमें से हिमालय से जो पिघल कर आता है ना, पिघलना माने डिजॉल्व होकर नीचे आती है ना, वो बूंदों को अपने पास निरंतर से समुद्र से प्रवाहित करती है। इनकी महानदी भी कहा जाती है, इसे महानदी भी कहेंगे। लेकिन उनको देखकर क्या करते हैं, जैसा लेखक की आंखों के सामने हिमालय की अन्य पुत्रियों अर्थात छोटी बड़ी सभी नदियों रावी, सतलुज, व्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपिक्षा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि का सुंदर स्वरूप भी लेखक के सामने आने लगता है। ये सब नदियों को देखते समय ऐसा लगता है लेखक को, ये नदियों का नाम है ये तो ओके, ये नदियों का नाम याद में आता है लेखक को। लेखक को बूढ़ा हिमालय इन नदियों का पिता मालूम होता है। ये कैसे कंपेयर करके बताते हैं लेखक ने, बूढ़ा हिमालय को पिता के रूप में बताते हैं और नदियों को ये हिमालय की बेटियों के रूप में बताते हैं और वर्णन करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसलिए इसका टॉपिक है हिमालय की बेटियाँ। यहाँ बेटियाँ ये नदियाँ हैं, ओके, रिवर्स है। जिस प्रकार छोटे बच्चे माता पिता से कोई शर्म नहीं करते, उसे लगता है वैसे ही नदियों ने भी अपना नंग चडंग बचपन हिमालय रूपी माता पिता की गोद में बिताया है। कैसे बच्चों ने शर्म के बिना अपने जैसा अपने माँ पिता के गोदी में बैठकर रहे थे, इसी तरह जैसा छोटे बच्चे होते समय, ओके, इसी तरह ये नदियों ने क्या करते हैं, अपना नंग चडंग बचपन, जैसा वो तो ड्रेस के बिना नंगे से वो हिमालय के रूप माता पिता को गोदी में बिताता है। कैसे आप लोग छोटे होते समय आपके माता पिता की गोदी में बैठते थे, जैसा गोदी माने लैप में बैठकर रहे थे, इसी तरह ये नदियाँ भी क्या करते हैं, हिमालय की गोदी में बैठकर खेल कर रहे थे। ये आप लोग छोटे होते समय बैठते थे, लेकिन ये अभी बैठ नहीं सकते क्योंकि आप लोग बड़े हो गए है ना, इसलिए अभी बैठ नहीं सकते। फिर माँ का दर्द होगा लैप में, ओके, हाँ, सागर के पास। फिर क्या करता है वो, ऐसा अपना रूप बदलकर सागर में जाकर, सागर का मतलब है समुद्र, सी में जाकर चला जाता है। ऐसा सोचते ही लेखक को सागर दामाद और हिमालय ससुर लगता है। अब हिमालय ऐसा लगता है, ससुर जैसा लगता है। हिमालय ने अपनी बेटियों सागर के हाथों में सौंपी दी, जैसा आपके माता पिता ने आपकी बहन को दूसरी लोगों के पास, जैसा शादी के रूप में दूसरों के रूप पास सौंप देते हैं, हैंड ओवर करते हैं, दैट मीन्स शादी करके भेजते हैं दूसरों के घर। इसी तरह हिमालय ने क्या करती है, जैसा अपने बेटियों को सागर के पास अपना बेटियों को सौंप देती है, हैंड ओवर करती है, जैसा बोलते हैं, ओके। எப்படி உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து உங்கள் மேரேஜ் பண்ணி இன்னொருத்தவங்க கிட்ட அவங்க லைஃப்பை ஒப்படைக்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல हिमालय என்ன பண்ணுதான், अपना बेटियों को, दैट मीन्स नदियों को सागर के पास सौंप देती है, ऐसा बताते हैं, कंपेयर करके बताते हैं लेखक ने। नदियों को देखकर लेखक को यह भी याद आता है कि एक बार कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूत अर्थात बादल से कहा था। इसी तरह कालिदास ये बहुत महाकवि है, पोएट है, इन्होंने विरही यक्ष ने, जैसा विरही माने जो लोनली से दुख के साथ रहा था एक यक्ष, उसने क्या करता है, मेघदूत, उसने बादल से कहता है अपना दुख को, बादल का मतलब है क्लाउड्स के पास अपना दुख को बताता है और वेत्रावती नदी को प्रेम का संदेश अवश्य देना। तभी वो क्या बोलती है, जैसा मैंने वेत्रावती नदी को मेरा प्रेम को
बता देना, वो मैसेज बता देना जैसा बताता है। वह तुम्हें प्रेम करती है और तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। इसी तरह जो वो तेरे पास प्रेम करती है, ऐसा तुम भी इसके पास प्रसन्न होकर प्रेम करना चाहिए, ऐसा बताता है बादल के पास। लेखक को लगता है कि महाकवि को भी नदियों का जीवंत और सजीव रूप पसंद था। इसी तरह महाकवि पोएट लोग हैं ना, ऐसा वर्णन करके बताएंगे ना, कवि हो तो पोएट हो तो वर्णन करेंगे, जैसा वो एग्जाम्पल देकर बताएंगे, है ना, चंद्रमुख ऐसा बोलेंगे। लेकिन हम लोग बताते समय, किसी को आइडेंटिफाई करते समय हम लोग क्या करेंगे, जैसा मोटा होंगे, ये आदमी पतला होंगे, आंख बहुत बड़ा होगा, दुबला होगा, लीन से होंगे, जैसा आइडेंटिफाई बताकर बताएंगे हमने। அதாவது ஒல்லியாக இருப்பாங்க, குண்டாக இருப்பாங்க, கண் பெருசு பெருசாக இருக்கும், ஹைட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லுவோம்ல. ஆனால் போயட்டெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்களாம், சந்திரமுக், அதாவது ஹீரோ ஹீரோயினை வர்ணிக்கும் போதெல்லாம் சந்திரமுக், உன் ஃபேஸ் வந்து அழகாக நிலா மாதிரி இருக்குது, கண்ணு மீன் மாதிரி இருக்குது, இந்த ஹைப்ரோ வந்து வில்லு மாதிரி இருக்குது, போ மாதிரி இருக்குது அப்படின்லாம் வர்ணனை பண்ணுவாங்களாம். इसी तरह महाकवि भी क्या करते हैं, जैसा प्रेम करती है वो नदी, प्रेम करती है इसे बता दो, जैसा அதாவது தூது விடுறது. இப்போல்லாம் நம்மலாம் ஃபோனில் மெசேஜ் சொல்கிறோம்ல, அப்போ ஒரு மெசேஜ் யார்கிட்ட எதனா சொல்கிறதுன்னா அந்த க்ளவுட்ஸ் கிட்ட சொல்லி அனுப்புவாங்க. அப்படி இல்லாட்டா புறாவோட பிஜன் காலில் லெட்டர் கட்டி அனுப்புவாங்க. இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இல்லை. அதான் இந்த இடத்த சொல்கிறாங்க, மகாகவி பி நதியோக்கோ, நதியெல்லாம் வந்து ஒரு ஜீவனாக நினைக்கிறாங்க. அந்த நதிங்களுக்கெல்லாம் கூட உயிர் இருக்கிறதா நினச்சி அதுக்கு அதை கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவாங்களாம் அந்த கவியெல்லாம், போயட்டெல்லாம். वास्तव में पहाड़ों से निकलती नदियाँ व समतल धरात पर बहती नदियों को जो देखेगा वह दोनों में अत्यधिक अंतर। ऊपर से आते समय नदी का रूप अलग होता है और नीचे ஈக்குவல் பிளேஸ் में आते समय वो नदी का रूप बदल कर आता है. மேலேந்து வர அந்த ஹிமாலய மவுண்டனோட ஸ்பீடு வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். இங்கே கீழே ஈக்குவல் பிளேஸில் வந்தோடனே அதோட ஸ்பீடு, அதோட ஷேப்பு, ரூப்பு எல்லாமே மாறிடும் இல்லையா, டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. बहने वाली नदियों तो अलहड़ बच्चियों के रूप में दिखाई देती है. அதாவது மேலேருந்து வரும்போது ஆரவாரத்தோடு நல்லா சந்தோஷமாக வரும், கீழே வந்தோடனே அந்த சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி, எப்படி சின்ன குழந்தைங்க அமைதியாக இருக்குமோ அதே மாதிரி அழகாக அமைதியாக பெருக்கெடுத்து போயிட்டுருக்குது இந்த நதியெல்லாம், சத்தமே இல்லாமல் போயிட்டுருக்குது அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க. मैदानों में बहती नदियों अपने आप में मस्त नव यौवना के रूप में सभी को आकर्षित करती है. इसी तरह जो नदियाँ ऐसा मैदान में जाते समय वो भी अट्रैक्शन से रहेगा, लेकिन वो तो अलग होगा. ऊपर से वो नदियाँ बहुत खुशी के साथ ऊपर से कूद कर आता है. அழகாக ஜம்ப் பண்ணி துள்ளி குதிச்சு வரும் மேலேருந்து மவுண்டன்லேருந்து வரும் பொழுது. ஆனால் கீழே ஈக்குவல் பிளேஸ்க்கு வந்தோடனே அதோட ஷேப்பே மாறிடும், அதை பார்க்கறதுக்கும் நம்மளுக்கு அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் அப்படி சொல்கிறாங்க. काका कालेकर नदियों का लोकमाता का रूप दिया. काका कालेकर அவர் வர்ற லேக்கக், அவர் என்ன சொல்கிறாரா, லோகமாதா கே ரூபமே, அதாவது உலகங்களுக்கெல்லாம் அம்மா அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே, क्योंकि ये सर्वस्व कल्याण ही करती है. नदियों से हम लोग ज़्यादा बेनिफिट पाते हैं, நல்ல லாபம் இருக்குது நம்மளுக்கு நதியாலலாம் இல்லையா. कुछ कवियों ने इनके प्रेयसी अर्थात प्रेमिका माना और कितने ही कवियों ने इन्हें बहन का स्थान भी दिया है. சில பேர் அம்மா சொல்கிறாங்க நதியை, சில பேர் வந்து பிரேமிகா, அதாவது பாசம் கொடுக்குற அந்த ஹீரோயின், பிரேமிகா அப்படி சொல்கிறாங்க, பாசம் கொடுக்குறவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. और சில போயட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா अपने बहन ऐसा बोलते हैं, தன்னோட சிஸ்டர் அப்படி சொல்லி कंपेयर பண்ணி சொல்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு कंपेयर பண்ணி சொல்கிறாங்க அந்த नदिயை. एक बार लेखक स्वयं मन से बहुत उचाट ताकि तिब्बत में सतलुज के किनारे जाकर बैठा. एक दिन क्या करते हैं, तिब्बत में बगने वाला सतलज, इसे सतलुज बोलते हैं हिंदी में. आपने सोशल में पढ़ाया हुआ होगा
सतलज सतलज नदी के किनारे में जाकर बैंक ऑफ द वो रिवर सतलज रिवर के पास जाकर बैठे थे। पाँव पानी में लटका दिए तो थोड़ी देर में तन और मन ताजा सा प्रतीत होने लगता है। அப்போ கொஞ்ச நேரம் அப்படி அந்த பேங்க் ஆஃப் த அந்த சட்லஜ் நதிக்கிட்ட உட்காரச்சு கொஞ்சம் அந்த தண்ணியில் கால் படுற மாதிரி உட்காந்தாரு. உட்காந்தம்போது அதை கால் அதில் லட்கான்னா அதில் கால் அந்த தண்ணியில் தொங்கிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி. இப்போ நீ கூட பீச்சுக்கு போனால் போய் அந்த தண்ணியில் நிற்கிறல்ல, ரொம்ப தூரம் போய் நிற்க மாட்டேன், அந்த ஓரமாக கார்னரில் நிற்பல்ல, அதே மாதிரி நிற்கிறப்போ காலை தொங்க போட்டுட்டு இவர் உட்காந்துட்டு இருந்தப்போ இவருக்கு எப்படி இவர் ஃபீல் பண்ணார், தன் ஒரு மண் தாஜாசா லகராகத்தா, தாஜானாக்கா நல்லா ஃப்ரெஷ், அந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. அவரோட பாடியும் அந்த மனசும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது அப்படி சொன்னாங்க. இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல, கோயிலுக்கு போனால் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கலாம், பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா, அதான் அதை மாதிரி இவரும் ஃபீல் பண்ணார். சத்லுஜ் பகன் தும்ஹாரி ஜெய ஹோ அவர் சொல்கிறார். ஏ பகன் லேக்காக்கு சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல, அதை சிஸ்டராக சொல்கிறாரு. சட்லுஜ் நதியை ரிவரை சிஸ்டராக சொல்கிறாரு. ஏ சிஸ்டர் நீ வாழ்க, துமாரா ஜெய ஹோ, தும்ஹாரா ஸ்வரூப் பகுத் பிரியகை, உன்னோட ரூப்பை பார்த்தா உன்னோட ஷேப்பை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா ஆரவாரமே இல்லாமல் நதியெலாம் அப்படியே ஈக்குவல் பிளேஸில் வரும்போது ரொம்ப சத்தமே இல்லாமல் அப்படியே மெதுவாக பெருக்கெடுத்து போயிட்டுருக்கும்ல தண்ணி, அப்போ அமைதியாக இருக்கும், சத்தமே இருக்காது. ஆனால் மேலேருந்து வரும்பொழுது சத்தத்தோடு வரும், ரொம்ப பயங்கர சத்தத்தோடு வரும் மவுண்டன்லேருந்து மேலேருந்து வரும்பொழுது. ஆனால் ஈக்குவல் பிளேஸ்க்கு வந்தோடனே சத்தமே இருக்காது, அப்படியே காமாக பெருக்கெடுத்து ஓடிட்டுருக்கோம் இல்லையா நதியெலாம். அப்போ சொல்கிறாரு, ஏ சட்லஜ் பகன் தும்ஹாரா ஜெய ஹோ கியூக்கி மேரா தன் ஒரு மண் தாஜா ஹை, என்னோட மனசும் என்னோட பாடியும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படி சொல்கிறாரு. தும்சே தோ ஹிருதய் பிரசன்ன ஹோ, உனக்கும் நீயும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருப்பேன். சாரி குமாரி அர்த்தாத் ஆலசிய தூர் ஹோ கயா, அதாவது என்னோட ஃபுல்லாக என்னோட அந்த லேசினஸ்லாம் ஒரு ஃப்ரெஷ் கிடச்சிருச்சு, எனக்கு என்னோட அந்த லேசினஸ்லாம் போயிடுச்சு அப்படி சொல்கிறாரு. மை தும்பர் பலிஹாரி ஜாத்தாகும், அதான் நான் உனக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். தும் புத்ரி ஹோ और वह हिमालय तुम्हारा पिता है, तुम तो पुत्री है, तूने डॉटर है, तेरा पिता कौन है, हिमालय माउंटेन है, पिता हिमालय चुपचाप रहकर भी तुम्हारे लिए चिंतित है. அந்த ஹிமாலய் மவுண்டன்லாம் பேசாமல் தான் இருக்கும் இல்லையா, நதி தான் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு வரும், மவுண்டன்லலாம் சத்தம் வராதில்ல, அதான் சொல்கிறாரு. அந்த மவுண்டன் வந்து பேசாமல் ஒரே இடமா இருக்கிறதுனால, சத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இவர் என்ன கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாரு, நீ அந்த ஹிமாலய் விட்டு வந்ததுனால அது ரொம்ப கவலையோடு இருக்காங்க. எப்படி உங்கள் சிஸ்டர்லாம் நம்மளை விட்டு போனால் கொஞ்ச நாள் நம்ம லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுவோம்ல, சரி நம்ம சிஸ்டர் நம்ம கூட இருந்தால் எப்படி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அம்மா அப்பா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க, நீங்களும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இல்லையா. அவங்க கூட இருக்கும்பொழுது அவங்களோட அருமை தெரியாது நமக்கு, அவங்க பிரிஞ்சு போயிட்டாங்கன்னா அவங்கள லோன்லியாக இருக்கும்போது நம்ம ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம்ல, அதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க. பகுத் சிந்தித் है हिमालय अपनी बेटी के बिना, ये सतलज बहन तुम्हारे बिना तुम्हारे पिताजी बहुत चिंतित है, ரொம்ப கவலையோடு இருக்காங்க. प्रकृति तो नर्तकी के समान है. பிரகிருத்தின்னா அந்த நேச்சர் வந்து ஒரு டான்ஸர் மாதிரி, அது எல்லாரையும் டான்ஸ் ஆட வைக்குது. நேச்சர் தானே அது, மவுண்டன்லேருந்து மேலேருந்து வர நதி கண்டிப்பாக கீழே தான் வந்தாகணும், அது நேச்சர் இல்லையா, அதை தான் அது எல்லாரையும் ஆட வைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நர்த்தகிகை प्रकृति तो नर्तकी है, डांसर, नेचर வந்து डांसर. इसी प्रकृति के प्रांगण में हिमालय अपने अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है. அதாவது தன்னோட அந்த கவலையெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த பிரகிருதி, நேச்சர்கிட்ட தன்னோட கவலையெல்லாம் अपना चिंता को बिखेर रही है. बिखेरना माने டு ஸ்ப்ரெட், அதாவது ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. ஏ சத்லுஜ் பகன் तुम्हारी जय हो, ये सतलुज नदी बहन सिस्टर तेरा बहन हो, सॉरी तेरा जय हो, नी வாழ்க. ये बहन सतलुज नदी बहन ना सिस्टर, ये सतलुज बहन तुम्हारा जय हो, नी வாழ்க.
அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. बेटा ये यहाँ हिमालय कौन है, बेटियाँ कौन है, ऐसा समझ में आएगा आपको. तो हिमालय तो पिताजी हैं और सतलुज गंगा यमुना ये सब नदियाँ बेटियाँ हैं, है ना. ऐसा कंपेयर करके बताते हैं. ये तो नेचुरल है, नदियाँ तो ऊपर से आना नेचुरल है, लेकिन इसे कंपेयर करके बताते हैं. ओके, थैंक यू बेटा, धन्यवाद. अगले क्लास में देखेंगे.